आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो एरा भाई एक ही पार्टी के डोमिनेंस का रहा है, और आई होप आप सबको पता भी होगा कौन सी पार्टी के डोमिनेंस का रहा है। एंड अदरवाइज आपको नहीं पता है दोस्तों, कोई चिंता की बात नहीं है। आज हम डिस्कस इसी बारे में करने वाले हैं, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, कि वो जो एक पार्टी थी वो कौन सी पार्टी थी। लास्ट चैप्टर मैंने आपको बताया था बच्चों, थोड़ा सा अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था कि एक पार्टी थी वो 1885 में बनती है, 1885 में, उसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उसी की बात ये इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं। चलें तो देखते हैं भाई दोस्तों, चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। तो भाई चैलेंजेस की कुछ हमने बात की थी, तो चैलेंज क्या था हमारे सामने? सबसे पहला यही चैलेंज था कि डेमोक्रेसी की स्थापना, लोकतंत्र की स्थापना हमारे देश में कैसे हो सकती है। तो देखते हैं दोस्तों, करते हैं डिस्कस। आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडियन लीडर्स अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन ए डेमोक्रेसी। भाई भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय नेताओं को एक बात समझ में आ गई थी, और वो बात क्या समझ में आ गई थी कि भाई भारत की डेमोक्रेसी में जो इंडियन पॉलिटिक्स का जो इंपॉर्टेंट रोल है, वो ये बात भारत को, नेताओं को ये बात समझ आई थी। दे डिडंट सी पॉलिटिक्स एज ए प्रॉब्लम बट एज ए वे टू सोल्व प्रॉब्लम। और भाई वो राजनीति को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देखते थे, एक समस्या की तरह नहीं देखते थे, बल्कि उसको एक समस्याओं का को सोल्व करने का, उनका रास्ता खोजने के एक साधन के रूप में, एक तरीके के रूप में देखते थे। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडोप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। और भाई आप लोगों को पता भी है दोस्तों, 2 साल लिख देता हूं, 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज के अथक प्रयास के बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के तैयार हुआ, और वो अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949 को। और आपको ध्यान रखना है 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है भाई, ध्यान रखना है। एवरी ईयर वी सेलिब्रेटेड 26 नवंबर एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। साइन ऑन 24 जनवरी 1950, और साइन होता है भाई 24 जनवरी 1950 को, एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। और भाई लागू कब से होता है हमारा संविधान? जो इफेक्ट में आता है वो आता है 26 जनवरी 1950 को। एंड आपको सबको पता है कि जो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो बन के लागू हुआ था, देखो दो चीजें हैं, बन के तैयार हुआ, उसको एडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 में, उसको साइन किया गया 24 जनवरी 1950 में, एंड वो इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 को। एंड एवरी ईयर वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज रिपब्लिकन डे, ठीक है, गणतंत्र दिवस के रूप में हम उसको मनाते हैं। एट द टाइम द कंट्री वाज बीइंग रूल्ड बाय एन इंटरिम गवर्नमेंट। और भाई इस टाइम तक क्या था, इस टाइम क्या हो रहा था, जो कंट्री को रूल कर रही थी वो कर रही थी इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार जो है वो उसको रूल कर रही थी। एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट वाज श्री जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन जनवरी 1950। और भाई देखो जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन, दैट कमीशन हु is responsible to conduct the elections, various elections in states and यूनियन लेवल, ठीक है। तो भाई ये इलेक्शन कमीशन जो सेटअप किया गया था जनवरी 1950 में किया गया था, विद सुकुमार सेन एज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ध्यान करना है, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भाई कौन है, ये पहले इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो आपको एक छोटा सा टास्क देता हूं, अभी करंट में इलेक्शन कमिश्नर कौन है वो भी आपको एक बार गूगल पे सर्च करके देख लेना है। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस समटाइम इन 1950। तो जो पहले सामान्य इलेक्शन थे, जो जनरल इलेक्शन थे, वो भाई कब एक्सपेक्ट किए गए थे कि वो कभी ना कभी 1950 में करवाए जाएंगे। लेकिन हमारे सामने चैलेंज थे भाई, और वो चैलेंज कौन से थे दोस्तों? भाई हम एक ऐसी कंट्री थे जहां पे गरीबी थी, लिटरेसी रेट कम थी, ठीक है, ह्यूज पॉपुलेशन था, माइग्रेशन होके लोग इधर उधर आ रहे थे, उनका भी पेट भरना था, ठीक है, देयर वर ए लॉट ऑफ रिफ्यूजीज जो पाकिस्तान से आए थे, बांग्लादेश से आए थे। तो इन चैलेंजेस के बीच में हमने पहले डिसाइड किया, एक्सपेक्ट किया कि 1950 में हम कभी ना कभी इलेक्शन, पहले जनरल इलेक्शन करवा लेंगे। अब देखते हैं भाई, द इलेक्शन कमीशन डिस्कवर्ड दैट it was
not going to be easy to hold a free and fair election in a country of India's size. और भाई इलेक्शन कमीशन को एक चीज पता चली कि भी भारत में इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ, इतने बड़े साइज के साथ, इतनी डाइवर्सिटी के साथ, विद लैक ऑफ लिटरेसी रेट, ठीक है, क्या है, इलेक्शन, फेयर इलेक्शन करवाना और फ्री इलेक्शन, स्वतंत्र, मुक्त एवं साफ सुथरे इलेक्शन करवाना क्या है भाई, पॉसिबल नहीं है। मतलब टफ रहेगा, ऐसा नहीं है कि असंभव है, टफ रहेगा। दिस कमीशन रिक्वायर्ड द ड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इलेक्टोरल रोल कंसिस्टिंग एलिजिबल वोटर्स टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो भाई अब देखो इतने बड़े इलेक्शंस को क्या करेंगे, उन्होंने सीट्स बनाई पहले, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इलेक्टोरल रोल कंसिस्टिंग एलिजिबल वोटर्स की वोट कौन डाल सकता है, ये सारी व्यवस्था उन्होंने की भाई, बनाई। The first general election was also the first big test of democracy in a poor and illiterate country. एक गरीब और भाई अनपढ़ देश में, जहां साक्षरता कम थी, अनपढ़ नहीं बोल सकते, साक्षरता बोल सकते हैं, कम थी, वहां पे भाई जनरल इलेक्शन कराना एक बहुत बड़ा टेस्ट था, ठीक है। वो क्या था, एक बहुत बड़ी परीक्षा थी डेमोक्रेसी की, कि भाई इतने बड़े देश में जहां पे लोगों के पास, मतलब लोग गरीब हैं और मतलब लिटरेसी रेट भी बहुत कम है, तो वहां पे एक जनरल इलेक्शन फेयर कंडक्ट कराना क्या था, डेमोक्रेसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा चैलेंज था। टिल देन डेमोक्रेसी हैज एग्जिस्टेड ओनली इन द प्रोस्पेरियस कंट्रीज, मेनली इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, वेयर नियरली एवरीवन वाज लिटरेट। अब देखो भाई क्या था, उस समय तक डेमोक्रेसी सिर्फ एग्जिस्ट उन्हीं कंट्रीज में कर रही थी जहां पे क्या था, लिटरेसी रेट अच्छी थी, और वो कहां पे थी, यूरोप में थी और नॉर्थ अमेरिका में थी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई हमारे लिए ये बड़ा चैलेंज था, हमारे लिए बड़ी परीक्षा थी, क्योंकि उस समय 1947 1950s की जो बात हो रही है, उस समय जो डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती थी वो कुछ यूरोपियन कंट्रीज में और नॉर्थ अमेरिका में ही करती थी, क्योंकि वहां पे सब लोग, मतलब ऑलमोस्ट सब लोग पढ़े लिखे थे। The elections had to be postponed twice and finally held from October 1951 to Feb 1952. तो भाई इलेक्शंस को दो बार पोस्टपोन किया गया, ठीक है। 50 में कराने की कोशिश की कि नहीं हुआ, 51 में भी फिर से एक बार पोस्टपोन हुआ, और 51 के अक्टूबर से लेके फेब 1952 तक के इलेक्शंस चलते हैं। बट दिस इलेक्शन इज रेफर्ड टू एज द 1952 इलेक्शन, और भाई इनको रेफर किया जाता है, इनको जाना जाता है 1952 के इलेक्शंस के रूप में। और इनको 1952 के इलेक्शंस के रूप में क्यों जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि भाई जो मैक्सिमम पार्ट था इलेक्शंस का वो 1952 में हुआ था, जनवरी और फेब में, ठीक है। सिंस मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री वोटेड इन जनवरी 1952, और भाई मैक्सिमम जो वोटर्स जो वोट पड़े थे वो पड़े थे जनवरी 1952 में। It took 6 months for the campaigning, polling and counting to be completed. और 6 महीने लग गए थे भाई, सोचो, जैसे आज तो ईवीएम है, अभी तो क्या होता है, जल्दी से 1.5 2 महीने के अंदर चुनाव निपटा दिए जाते हैं, ठीक है। उस टाइम ईवीएम नहीं थी, बैलेट पेपर से चुनाव होता था, फिर भाई ट्रांसपोर्टेशन की भी इतनी सुविधाएं नहीं थी, उनको गिनना, आजकल तो क्या होता है, आप अपडेट कर देते हो इंटरनेट के थ्रू कितनी वोट्स किसको मिल रही है, ठीक है। जब ईवीएम की काउंटिंग होती है तो पर बूथ वाइज भी, पर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज भी, तो जल्दी जल्दी से आप डेटा को क्या करते हो, इंटरनेट पे अपलोड कर देते हो, वेबसाइट्स के थ्रू अपलोड कर देते हो, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट्स के थ्रू, और वो चीजें इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इसीलिए आज थोड़ी सी इजी लगती है, लेकिन उसमें फिर भी 1.5 2 महीना लग जाता है पूरे प्रोसेस में, 3 महीने लग जाते हैं। तो जो पहला इलेक्शन हुआ था 1952 का, जिसको रेफर किया जाता है 1952 का फर्स्ट जनरल इलेक्शन, उसमें भाई 6 महीने लग गए थे। India's general election of 1952 became a landmark in the history of democracy all over the world. और वही पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में क्या हो गया था, ये एक लैंडमार्क बन गया था 1952 का पहला जनरल इलेक्शन, जो सामान्य इलेक्शन था भारत का। वो क्यों, क्योंकि भाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतना लिटरेसी रेट कम है, पुअर्टी है, पॉवर्टी भी है, लोग पुअर है, फिर भी मतलब ये जो था 6 महीने तक इलेक्शन और जो प्रोसेस चला पूरा, ये एक लैंडमार्क बनता है इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे भाई कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस, और भाई कांग्रेस के डोमिनेंस की बात करेंगे पहले 3 सामान्य इलेक्शंस में। अब देखो आपको एक चीज समझनी होगी, एक पार्टी है जो 1885 से चली हुई आ रही है, ठीक है। एक पार्टी है जो 1885 से चली आ रही है, जिसको 65 65 साल हो गए हैं, उसको, और उसका ऑर्गेनाइजेशन पूरे इंडिया में है, ठीक है। उसके जो लोग हैं वो पूरे इंडिया में है,
उसकी वो डाइवर्सिटी को समझने लगी है, वो इंडिया की सोशियोलॉजी को समझती है वो पार्टी, वो लोगों की साइकोलॉजी को समझती है वो पार्टी। और फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो मैक्सिमम लोग थे वो इसी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। अब जब मैक्सिमम लोग इसी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं इंडिया के वेरियस पार्ट्स में, तो सिंपल सी बात है, इनका ऑर्गेनाइजेशन फैला हुआ है, तो भाई डोमिनेंस भी इनका ही रहेगा। और यही रिजल्ट रहा कि पहले 3 इलेक्शंस में कांग्रेस क्या करती है, डोमिनेट करती है पूरे इंडिया में, मैक्सिमम पार्ट्स पे डोमिनेट करती है, और भाई वो सरकार अपनी बनाती है। ओके, now discuss the results of the first general election did not surprise anyone, as the Congress party, as it was popularly known, had inherited the legacy of the national movement. It was the only party then to have an organization spread all over the country. यही बात मैं अब आपको बता रहा था कि भाई जब पहला जनरल इलेक्शन हुआ कांग्रेस पार्टी जीत गई, किसी को भी कोई सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशन पूरी हर स्टेट में फैला हुआ था, ठीक है, उनकी रीच लगभग लोगों तक थी। तो भाई किसी को भी, और नेशनल मूवमेंट की जो लेगेसी थी उसको यही कैरी कर रहे थे, ठीक है, तो किसी को भी कोई सरप्राइज नहीं हुआ। द पार्टी वॉन 364 आउट ऑफ 489 सीट्स, और भाई पार्टी 489 में से 364 सीट जीत जाती है इन द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन, फॉलोड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया विद ओनली 16 सीट्स। अब जो पार्टी सेकंड आती है, देखो उसकी सीट कितनी है, उसकी सिर्फ 16 सीट है। देखो देख कितने मजे की बात है कि भाई डोमिनेंस कितना है, एक तरफा है 364। अभी भी ये आंकड़ा नहीं छुआ जाता है भाई। आज जब 545 सीट्स हैं, तो भाई ये आंकड़ा किसी भी एक सिंगल पार्टी से नहीं छुआ जाता है। The state elections were held alongside the Lok Sabha elections and the Congress won a big victory. और जो स्टेट इलेक्शंस थे वो भी भाई लोकसभा इलेक्शंस के साथ होते हैं, एंड कांग्रेस वॉन ए बिग विक्ट्री। और कांग्रेस भाई वहां भी बड़ी जीत, क्योंकि सिंपल सी बात है, उनका ऑर्गेनाइजेशन फैला हुआ है, उनके लोग हैं, ठीक है, वो लेगेसी को कैरी कर रहे हैं नेशनल मूवमेंट की। तो भाई इट सिक्योर्ड मेजोरिटी इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट त्रावणकोर, कोचीन, नाउ पार्ट ऑफ केरला, मद्रास एंड उड़ीसा। और भाई मद्रास, उड़ीसा और भाई त्रावणकोर, कोचीन जो था वो स्टेट था उस समय, जो केरला है अभी, वो केरला का पार्ट है, वहां छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट हर स्टेट में इनको मेजोरिटी मिल जाती है, लेकिन मद्रास में नहीं मिलती है, उड़ीसा में नहीं मिलती है, और त्रावणकोर, कोचीन में नहीं मिलती है। In the second 1957 and third 1962 general elections, Congress continued to dominate, winning about three-fourths of the Lok Sabha seats. और भाई जब पहला जनरल इलेक्शन was held in 1952, the second election was held in 1957, and the third general elections were held in 1962. तीनों ही चुनावों में क्या होती है, कांग्रेस पार्टी डोमिनेट करती है सबको, लगभग 3/4 जो है 75% जो सीट्स हैं वो जीत जाती है। देखते हैं भाई, अब हम बात करेंगे कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला। ये थोड़ा सा ना यहाँ पे कुछ झोल रहा था, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। In the assembly elections held in March 1957, the Communist Party won the largest number of seats in the Kerala legislature. The party won 60 of the 126 seats and had the support of 5 independents. अब देखो भी 126 टोटल सीट है। अब 126 टोटल सीट है, तो सिंपल सी बात है, इसका आधा होगा 63। और किसी भी पार्टी को, किसी भी अलायंस को अगर रूल करना है, मतलब वहां पे अगर मेजोरिटी शो करनी है, तो उसको भाई 63 प्लस 1 सीट चाहिएगी, ठीक है, 64 सीट चाहिए थी। अब यहाँ पे 60 वोट तो सीट इन्होंने जीत ली, 5 इनको इंडिपेंडेंट्स ने सपोर्ट कर दिया, तो भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन जाती है कहां पे, केरला में। On losing power in the state, the Congress party began a liberation struggle against the elected government. अब देखो भाई, ऑन लूजिंग पावर इन द स्टेट, ये मिसयूज किया जाएगा। आप देखेंगे हम कैसे मिसयूज किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को। तो भी कांग्रेस पार्टी बिगेन ए लिबरेशन स्ट्रगल अगेंस्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं दोस्तों इस लिबरेशन स्ट्रगल को, ये लिबरेशन स्ट्रगल था क्या एक्चुअल में। देखो भाई 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो केरला में, देख लेते हैं 1957 में केरला में कम्युनिस्ट पार्टी की बन जाती है गवर्नमेंट। ये इंसिडेंट समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
कम्युनिस्ट पार्टी की बन जाती है भाई गवर्नमेंट। जो सीएम बनते हैं उनका नाम था ईएमएस नंबूद्रिपाद। ईएमएस नंबूद्रिपाद जो है वो सीएम बनते हैं भाई, चीफ मिनिस्टर बनते हैं केरला के। अब सीन क्या हुआ कि भाई वहां पे कुछ एक बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट एक बिल पास हुआ था और उस बिल से क्या हुआ, कुछ लोग थोड़े से घबरा गए, लेकिन कांग्रेस क्या मतलब वो उनके अगेंस्ट जा रहा था या उनको लग रहा था कि हमारे राइट्स का वायोलेशन हो रहा है। तो भाई कांग्रेस को तो लग ही रहा था, कांग्रेस को तो मतलब दिक्कत हो ही रही थी, तो वो क्या करती है, एक लिबरेशन स्ट्रगल चलाती है। मुक्ति संग्राम कहा जाता है इसको भाई इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में। लिबरेशन स्ट्रगल ये लोग चलाते हैं। अब देखो ये जो लिबरेशन स्ट्रगल था, इसको लीड कर रहा था कौन कौन वो भी देखेंगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे जैसे भाई सीरो मालाबार चर्च, सीरो मालाबार चर्च। एक और सोसाइटी थी, उसका नाम था नायर सर्विस सोसाइटी, नायर सर्विस सोसाइटी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। और बहुत कॉन्स्पिरेसी है कि भाई सीआईए जो अमेरिका की एजेंसी है उसका पैसा लगा था यहाँ पे, कुछ बहुत सारी चीजें चलती हैं, उसमें आपको घुसने की जरूरत नहीं है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, जो मेन खिलाड़ी था, बड़ा खिलाड़ी, जिसको भाई दिक्कत हो रही थी कि दूसरी पार्टी कैसे जीत गई, एंड दैट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस दोस्तों। तो भाई ये पार्टी थी जिसको भाई सबसे ज्यादा क्या हो रहा था, सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी कि भाई दूसरी पार्टी जो है वो हमें डोमिनेट कैसे कर सकती है। तो इसीलिए ये लोग चला देते हैं इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके लिबरेशन स्ट्रगल। एंड सीएम वाज द ईएमएस नंबूद्रिपाद। सीएम थे वही केरला के 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार बनती है। देख लेते हैं भाई। In 1959, the Congress government at the center dismissed the communist government in Kerala under Article 356। देखो भाई क्या होता है, तीन इमरजेंसी पावर्स होती हैं हमारे यहाँ। कौन कौन सी होती हैं? आर्टिकल 352 में होती है, आर्टिकल 356 में होती है, और एक आर्टिकल 360 में होती है। ये आर्टिकल 360 होती है इकोनॉमिक बिहाफ पे जो लगती है, इकोनॉमिकल बेस पे। तो भाई जो समझने की और इंपॉर्टेंट जो चीज है हम दोस्तों देखने की वो ये है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको डिटेल में। ये आज तक भी सिंगल टाइम भी इंप्लीमेंट नहीं हुई है, सिंगल टाइम भी फाइनेंशियल कभी इमरजेंसी हमें देखनी नहीं पड़ी है। और ये भाई इतनी बड़ी कंट्री का, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी का क्या है, हम इसको प्लस पॉइंट मान सकते हैं, सक्सेस पॉइंट मान सकते हैं, अचीवमेंट मान सकते हैं। ठीक है, 352 और 356 ये भी इमरजेंसी पावर्स हैं जो भी यूज की जाती हैं, और ये यूज की गई आर्टिकल 356 की कॉन्स्टिट्यूशन की पावर को, आर्टिकल 356 को यूज करते हुए कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को, जो केरला की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उसको डिसमिस कर दिया। द डिसीजन वाज फर्स्ट इंस्टांस ऑफ द मिसयूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पावर। और ये जो डिसीजन था ये पहली घटना है किसका भाई, मिसयूज किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी इमरजेंसी पावर थी, जो हमारी संवैधानिक आपातकाल शक्तियां जो थी उनके पहली बार यहाँ पे मिसयूज की बात की जाती है, मतलब ये पहला एग्जाम्पल देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये ध्यान रखना भाई, इमरजेंसी पावर्स कितनी है हमारी, तीन आर्टिकल्स के थ्रू हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। एंड द 360 जो है वो इकोनॉमिकल बिहाफ पे लगता है, लेकिन ये एक बार भी इंडिया में कभी इकोनॉमिकल इमरजेंसी नहीं लगी है। 52 लगी है, 356 वाली भी लगी है। चले नेक्स्ट देखते हैं।
नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। अब भाई जो कांग्रेस का डोमिनेंस था उसके नेचर को भी हम एक बार देख लेते हैं। इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री टू हैव एक्सपीरियंस द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी। और भाई भारत जो ना वो अकेली कंट्री नहीं था जो किसी एक पार्टी के डोमिनेंस को क्या कर रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था। Many other parties around the world are examples of the party dominance। और बहुत सारी पार्टी थी पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, जिनका पार्टी का एक ही पार्टी का डोमिनेंस चल रहा था। बट इन दोनों पार्टी मतलब हमारे केस में और विश्व के दूसरे केस मतलब जो केस थे उनमें एक फर्क था दोस्तों। और वो फर्क क्या था कि जो हमारा था ना, जो क्रूशियल डिफरेंस था वो था वो मतलब क्रूशियल डिफरेंस था भाई हमारे एक्सपीरियंस में और उनके एक्सपीरियंस में। क्योंकि जो हमारी डोमिनेंस था उसमें क्या है, फेयरली इलेक्शन हो रहे हैं, लोग वोट ले रहे हैं, जीत रहे हैं पार्टी। लेकिन दूसरी जगह क्या होता है, जैसे एक तरह से थोड़ा सा मतलब इसको क्या बोलेंगे भाई, जबरदस्ती मतलब एक पार्टी थोप दी जाती है लोगों के ऊपर, ठीक है। मतलब तानाशाही जिसको बोलते हैं, ठीक है, मैं एग्जैक्ट वर्ड नहीं अभी रिकॉल करवा रहा हूं, इसे स्किप हो गया माइंड से। तो भाई तानाशाही लाद दी जाती है, एक ही पार्टी की सरकार रहेगी। जैसे भाई आप देखेंगे कि कई सारी कंट्रीज हैं, चाहे हम रशिया की बात कर लें या फिर हम बात कर लें भाई चाइना की, वहां पे क्या रहता है, एक ही पार्टी का मतलब एक ही राष्ट्रपति रहेगा जब तक वो जिंदा रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। चलो, in the rest of the cases, the dominance of one party was ensured by compromising democracy। अब भाई जो बाकी के केसेस है वहां पे जो डोमिनेंस है एक पार्टी का वो इंश्योर करता है क्या, कि वो डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज करके वो एक पार्टी का डोमिनेंस रहता है। बट इन इंडिया वन पार्टी डोमिनेटेड अंडर डेमोक्रेटिक कंडीशंस। लेकिन भारत में ये जो एक पार्टी डोमिनेट कर रही है सबको, ये डेमोक्रेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग कर रही है, न कि भाई एक पार्टी को थोप के ये लोग नहीं कर रहे हैं। Many parties contested elections in conditions of free and fair elections, and yet that Congress managed to win elections after election। तो सिंपल सी बात है, बहुत सारी पार्टीज हैं वो भाई अपना आती हैं, मतलब वोट लेने की कोशिश करती हैं, बट नहीं ली जाती है, मतलब नहीं जीता जाता है कांग्रेस से। तो हमारे और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो पार्टी जो डोमिनेंस कर रही है उसमें फर्क है। हमारी डेमोक्रेटिक कंडीशंस के थ्रू डोमिनेंस कर रही है, वहां पे थोड़ा सा मतलब रेडिकल तरीके से चीज उनके ऊपर चीजें थोपी जाती है। The roots of this extraordinary success of Congress party go back to the legacy of the freedom struggle, as Congress was seen as inheritor of the national movement। और भाई ये बहुत सिंपल सी बात है, कई बार मैं आपको डिस्कस कर भी चुका हूं, बता भी चुका हूं। इनके पास जो जड़ों में क्या था मतलब जो जड़ थी अगर बात की जाए, इसका बेस क्या था एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस का, ये यही था दोस्तों कि पार्टी जो है तो पुरानी है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है। दूसरा, इस पार्टी के पास अच्छी बात ये थी कि इसके लीडर्स ने क्या किया था भाई, फ्रीडम स्ट्रगल में काफी संघर्ष किया था। अब जब स्वतंत्रता आंदोलन में, फ्रीडम मूवमेंट में इन्होंने काफी स्ट्रगल किया तो उसका बेनिफिट इनको मिल रहा था भाई। इनके पास ऑर्गेनाइजेशन था पूरा, फिर इनके पास लीडर्स थे, इनके पास वो चीजें कहने को थी कि भाई हमारे लीडर्स ने या हमने जो लीडर्स थे उस टाइम पे, हमने भाई फ्रीडम स्ट्रगल में काफी अपना योगदान दिया है। तो लोग इनसे प्रभावित रहते थे और इनको ही वोट देकर इनको इलेक्शंस में, चुनाव में जीत दर्ज करवा देते। नेक्स्ट देखते हैं भाई। By the time of independence, the Congress was transformed into a rainbow। ठीक है, और भाई by the time of independence, the Congress was transformed into a rainbow। और कांग्रेस किस में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, इंद्रधनुष में, रेनबो में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। लाइक सोशल कोएलिशन ब्रॉडली रिप्रेजेंटिंग इंडियाज डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ क्लासेस एंड कास्टेज, रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस एंड वेरियस इंटरेस्ट। तो भाई मतलब सब एक ही छतरी के नीचे आ गया था, ठीक है। इंडिया की डाइवर्सिटी के टर्म्स में बात की जाए, क्लासेस की बात, कास्टेस की बात की जाए, रिलीजन्स की बात की जाए, लैंग्वेजेस की बात की जाए, तो क्या हो गया था, सोशल कोएलिशन हो गया था। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा था भारत की डाइवर्सिटी को, ठीक है, क्लास को, रिलीजन्स को, लैंग्वेज को, बहुत सारे इंटरेस्ट को, हितों के बारे में ये बात कर रही थी। तो ये क्या बन गई थी, एक, इसको हम देख सकते हैं भाई, कांग्रेस बन गई थी एक छतरी। हंसना नहीं है भाई दोस्तों मेरी छतरी पे, ठीक है, कि सर ये कैसी छतरी बना दी। चलो ये बटन लगा देता हूं जिससे खुलती है। चले भाई, ये बन गई भाई छतरी। चले, और भाई सारे जो इंटरेस्ट हैं वो इसी के नीचे आ गए हैं। ये हो गई है भाई कांग्रेस। चले नेक्स्ट देखते हैं भाई।
टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस। देखो सबसे पहले हमें समझना होगा ये फैक्शंस क्या होते हैं। जब बहुत सारे गुट, बहुत सारे लोग एक ही पार्टी में आ जाते हैं तो भाई वहां पे क्या होता है, सहमति और असहमति भी चलती है। तो वहां पे छोटे छोटे जो है वो ग्रुप बन जाते हैं, गुट बन जाते हैं, उनको बोलते हैं फैक्शंस। तो अब देखते हैं कि भाई टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट था फैक्शंस को लेके, वो गुटों को लेके वो कैसा था। The Congress party was like a coalition which gave its special strength। तो भाई कांग्रेस पार्टी क्या थी, कोएलिशन की तरह थी और जो इसको क्या देती थी, स्ट्रेंथ देती थी। फर्स्ट, एक कोएलिशन इंक्लूड्स मेनी डिफरेंट ग्रुप्स। और भाई पहला तो क्या है, इस कोएलिशन में क्या था, बहुत सारे ग्रुप्स थे। सो इट हैज टू अवॉइड एक्सट्रीम व्यूज एंड फाइंड ए बैलेंस ऑन मोस्ट इश्यूज। तो भाई क्या है, वो एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाते थे किसी भी बात पे, और क्या हो जाता था, बैलेंस बन जाता था। मोस्टली इश्यूज के ऊपर क्या था, बैलेंस बन ही जाता था, क्योंकि बहुत तरह के, बहुत आइडियोलॉजी के लोग एक ही पार्टी के अंदर है। तो आप एक ग्रुप की बात नहीं सुन सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंसेंसस पे जाना पड़ेगा, एक फाइनली एक कोल पे जाना पड़ेगा, और वो कोल कैसा होगा, वो बैलेंस्ड ही होता है। द सेकंड थिंग इज, in a coalition like party there are more tolerance for differences, the ambitious of different groups and leaders are included। और भाई देखो, जब आप एक कोएलिशन लाइक पार्टी हो ना, ठीक है, एक गठबंधन टाइप पार्टी हो, तो देर आर मोर टॉलरेंस फॉर डिफरेंसेस। तो आपके जो बीच में जो मतभेद हैं, जो अंतर है, उन पे क्या होना चाहिए, मोर टॉलरेंस होगी। द एम्बिशंस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, और भाई जो महत्वाकांक्षाएं हैं अलग अलग गुटों की, लीडर्स की, वो भी इसमें शामिल रहती हैं। Even if a group disagreed with the party's decisions or its share of power, they would say within the party and fight other groups rather than leaving and forming an opposition। देखो भाई, अगर किसी बात पे कोई ग्रुप डिसएग्री कर रहा है, पार्टी के किसी डिसीजन से डिसएग्री कर रहा है, एग्री नहीं कर रहा है, ठीक है, पावर ऑफ शेयर, मतलब शेयर ऑफ पावर से, कि भाई मतलब ये हमें ये मिलना चाहिए था, मुझे ये पोस्ट नहीं मिली, मुझे ये मंत्रालय नहीं मिला, कुछ भी अगर बात है, तो ये पार्टी के अंदर ही रह के विरोध करते थे। इन्होंने क्या नहीं किया, पार्टी नहीं छोड़ी, और क्या नहीं था भाई, एंड फॉर्मिंग एन अपोजिशन, और इन्होंने कोई विपक्ष तैयार नहीं किया। These groups within the party were called factions। और इन्हीं ग्रुप को, जो ये छोटे छोटे समूह होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है गुट भाई। तो the factions took different ideological positions, making the Congress appear as a grand centrist party। और भाई जो ये गुट थे, जो फैक्शंस थे, ये क्या करते हैं, टुक डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पोजिशंस। और भाई इनकी जो विचारधारा थी वो क्या थी, अलग थी। मेकिंग द कांग्रेस अपीयर एज ए ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी। और भाई ये क्या मतलब, इससे क्या होता था, वो कैसी अपीयर होती थी, ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी वो शो होती थी, मतलब अपीयर होती थी। The other parties primarily attempted to influence these factions and thereby indirectly influenced policy and decisions making from the margins। Therefore, political competition took place within the Congress। भाई देखो, दूसरी पार्टीज थी, वो शुरुआत में क्या करती हैं, दूसरी पार्टीज थी दोस्तों, वो शुरुआत में क्या करती हैं, अटेम्प्ट करती हैं इन फैक्शंस को, इन गुटों को इन्फ्लुएंस करने में, एंड देयर बाय इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड policy and decision making from the margins। Therefore, political competitions took place within the Congress। और फिर उससे क्या होता है भाई, कांग्रेस के अंदर ही कंपटीशन जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो एक लंबे टाइम तक जब यही गुट असंतुष्ट रहेंगे, सिंपल सी ये ह्यूमन साइकोलॉजी समझना, कि भाई जब एक ग्रुप है वो लंबे टाइम तक सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, लंबे टाइम तक डिससेटिस्फाइड रहता है किसी आइडियोलॉजी से, उसकी आइडियोलॉजी कुछ अलग है, जिन पार्टी में, पार्टी के अंदर भी कुछ ग्रुप्स का डोमिनेंस है, तो भाई वो क्या करेंगे, दूसरी पार्टी उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगी। और जब दूसरी पार्टी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगी, तो भाई धीरे धीरे उन लोगों के अंदर क्या होगा भाई, वो भी पार्टी के अंदर एक कंपटीशन खड़ा कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अब देखेंगे इमरजेंस ऑफ अपोजिशन। भाई जो अपोजिशन पार्टीज थी, ठीक है, इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज जो है, इनका उद्भव, इनका विकास कैसे, इनकी स्टार्टिंग होती है। Most of the non-Congress parties today can be traced back to opposition parties from the 1950s।
भाई जो मोस्ट ऑफ द नॉन कांग्रेस पार्टीज हैं आज की, वो कैन बी ट्रेस्ड बैक टू अपोजिशन पार्टीज फ्रॉम द 1950s। और भाई 1950s से हम उनको क्या ट्रेस करते हैं, अपोजिशन पार्टीज के रूप में ही ट्रेस करते हैं। These parties consistently and often critically questioned the Congress party policies and action। और भाई ये जो पार्टीज थी ये लगातार कंसिस्टेंटली एंड ऑफन क्रिटिकली क्वेश्चन, और भाई ये आलोचनात्मक रूप में प्रश्न करते थे किससे, कांग्रेस पार्टी की पॉलिसीज से, और उनके जो एक्शंस होते थे, जो कदम होते थे, ये उनको अपोज करते थे। which kept Congress in check and sometimes shifted the balance of power within the party। और भाई इससे क्या होता था, which kept Congress in check and sometimes shifted the balance of power within the party। और भाई वो जो पावर का बैलेंस था वो शिफ्ट हो जाता था कहाँ, पार्टी के अंदर ही। In the early years, there was a lot of mutual respect between Congress leaders and opposition leaders। और दोस्तों ये बात भाई है, देखो आज की जो अपोजिशन रहती है वो क्या करते हैं, चाहे रूलिंग पार्टी रूलिंग अलायंस कुछ भी काम करे, उनको सिर्फ विरोध करना होता है। एंड इट्स नॉट ए गुड साइन फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, चाहे हम 370 एबोलिश करते हैं तो अपोजिशन उस पर चिल्लाने लग जाता है। ठीक है, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ भी होता है तो अपोजिशन को क्या करना चाहिए, अपोजिशन और जो पार्टी अभी रूल कर रही है, इन दोनों से मिलके ही डेमोक्रेसी बनती है। ठीक है, एंड उन दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेमोक्रेसी को स्मूथली रूप से वो चलाएं, स्मूथली चलाएं। लेकिन आज की जो डेमोक्रेसी है दोस्तों, आज की जो अपोजिशन है वो थोड़ी सी ऐसी हो गई कि रूलिंग पार्टी चाहे कुछ भी करे, देश के फेवर में हो फेवर में ना हो, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। एंड दे स्टार्टेड प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। बट देखो अर्ली ईयर्स में क्या था भाई, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत थी रूलिंग पार्टी कांग्रेस की और उनके अपोजिशन के लीडर्स में। मतलब एक वो डेकोरम मेंटेन रखते थे, और वो डेकोरम आज के हमारे लीडर्स को भी समझना चाहिए कि भाई हमारी जो लेगेसी है, जिस लेगेसी को हम कैरी कर रहे हैं, जो हमारी हिस्ट्री है डेमोक्रेसी की, वो कैसी रही है आफ्टर इंडिपेंडेंस। और भाई आज के लीडर्स को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो उन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। दिस मेड द फर्स्ट फेज ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया क्वाइट यूनिक। और भाई जब वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो होती थी रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन के बीच में, काफी अच्छा मतलब एक सीन देखने को मिलता था। आप पढ़ो बच्चों, कुछ बुक्स भी आपको मिलेंगी, उनमें आप पढ़ोगे तो काफी इंसिडेंट ऐसे रहते हैं कि पार्टीज क्या करती हैं, मतलब देखो छोटा मोटा विरोध रहेगा लेकिन फिर भी म्यूचुअल रिस्पेक्ट काफी थी। और ये जो पहला फेज था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, हमारी जो लोकतांत्रिक राजनीति का, यही इंडिया की को क्या करता है, थोड़ा सा क्वाइट यूनिक करता है, अलग रखता है सबसे। भाई नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, as the ability of the Congress to accommodate all interest and all aspirants for political power steadily declined, other political parties started gaining greater importance. Thus, Congress dominance constitutes only one phase in the politics of the country। अब देखो भाई, जो कांग्रेस की एबिलिटी थी, कैसी एबिलिटी, टू अकोमोडेट ऑल इंटरेस्ट एंड ऑल एस्पिरेंट्स फॉर पॉलिटिकल पावर स्टेडली डिक्लाइन, अदर पॉलिटिकल पार्टी स्टार्टेड गेनिंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस। और भाई दूसरी पार्टी जो है वो क्या, दे स्टार्टेड गेनिंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस, उनको ज्यादा महत्व वो गेन करने लगी थी। दस कांग्रेस डोमिनेंस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ओनली वन फेज इन द पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री। और जो कांग्रेस का ये डोमिनेंस का जो दौर था, ये सिर्फ क्या था भाई, भारतीय राजनीति का एक दौर कहा जाता है इसको। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम बात करेंगे सोशलिस्ट पार्टी की भाई। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सोशलिस्ट पार्टी। देखते हैं भाई, द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP was formed within the Congress in 1934 by a group of young leaders who wanted a more radical and egalitarian Congress। अब देखो भाई क्या होता है, हमने बात की थी ना, कांग्रेस एक छतरी रही है, तो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी, एक ही पार्टी थी, ठीक है, बड़ी पार्टी वही थी। और वही 1934 में उस पार्टी के अंदर ही कुछ युवा क्या करते हैं, यंग लीडर्स का एक ग्रुप क्या करता है भाई, वो चाहते हैं कि थोड़ी कट्टरपंथी हो कांग्रेस और समतावादी हो। ठीक है, इगैलिटेरियन का मतलब होता है समतावादी। कि भाई कांग्रेस जो बहुत सॉफ्टली चल रही थी ना, क्योंकि मतलब हमने देखा है कि भाई थोड़ा सा हम कांग्रेस के बारे में भी कभी पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, कांग्रेस में भी स्प्लिट हो जाता है, नरम दल गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स अलग हो जाते हैं। जिनकी गर्म विचारधारा थी वो एक्सट्रीमिस्ट कहलाते हैं, जिनकी नर्म विचारधारा थी वो मॉडरेट्स कहलाते हैं।
तो अब क्या होता है कि इसी पार्टी के अंदर 1934 में, देखो ये पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग, ध्यान देखना इस बात को, बस एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं विद इन पार्टी, पार्टी के अंदर ही। In 1948, the Congress amended its constitution to prevent its member from having a dual party membership. अब देखो भाई क्या होता है, 1948 में कांग्रेस amended its constitution, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दोस्तों, कांग्रेस का अपना जो संविधान था, कांग्रेस उसमें संशोधन करती है और भाई क्या करती है, इट प्रिवेंट मेंबर्स फ्रॉम हैविंग ए ड्यूअल पार्टी मेंबरशिप। अब कोई होगा या तो वो सिर्फ सीएसपी का मेंबर होगा या फिर कांग्रेस का मेंबर होगा, या तो वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर होगा या फिर सिर्फ वो कांग्रेस का मेंबर होगा। तो कांग्रेस ने क्या किया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया। देखो आपको माइंड में आएगा, और बच्चे गलती करते हैं दोस्तों बार बार, ये वो क्या गलती करते हैं बच्चों, कि कॉन्स्टिट्यूशन आते ही हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं इसको, लेकिन नहीं, ध्यान से देखना है, कांग्रेस अमेंडेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, कांग्रेस का जो अपना संविधान है, जो उसकी रूल बुक है, वो उसमें कुछ रिफॉर्म करता है, और वो क्या करता है कि भाई अब ड्यूअल पार्टी मेंबरशिप नहीं होगी, कोई भी सदस्य दोहरी सदस्यता नहीं रखेगा। दिस फोर्स द सोशलिस्ट टू फॉर्म ए सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी इन 1948। और जब भाई उन रेडिकल और इगैलिटेरियन कांग्रेस की चाहना रखने वाले युवाओं की, उन लीडर्स की जब इस बात के अगेंस्ट जाके कांग्रेस अमेंड कर देती है, तो वो भाई सोशलिस्ट पार्टी बनाते हैं, कब, 1948 में, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। They criticize the Congress for favoring capitalists and landlords and for ignoring the workers and peasants। देखो हमने, आपको ध्यान हो तो दोस्तों, एक टॉपिक में बात, हम जब वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ रहे थे तो भाई हम कम्युनिज्म को पढ़ रहे थे, कैपिटलिज्म को पढ़ रहे थे, तो यही आइडियोलॉजिकल जो फर्क था वो यहाँ था। ये क्रिटिसाइज करते थे, ये सीएसपी वाले या फिर सोशलिस्ट पार्टी वाले क्रिटिसाइज करते थे कांग्रेस के लीडर्स को, कि कांग्रेस क्या कर रही है, दे आर फेवरिंग कैपिटलिस्ट, ये पूंजीवादियों को फेवर कर रहे हैं, एंड लैंडलॉर्ड्स को, जो भूमियों के मालिक हैं, बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जमींदार हैं, ये उनको और पूंजीपतियों को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। एंड फॉर इग्नोरिंग द वर्कर्स एंड पीजेंट्स, और भाई ये कर्मचारी हैं, जो कामगार हैं, जो भाई किसान हैं, मजदूर हैं, उनको क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। The Socialist Party went through many splits and reunions leading to the formation of many socialist parties। अब देखो यही जो सोशलिस्ट पार्टी है, इसमें बहुत सारे स्प्लिट्स होते हैं, बहुत सारे इसके टुकड़े होते हैं, फिर से यूनियन हो जाती हैं, पार्टियां अलग हो जाती हैं, फिर से विचारधारा मिल जाती है, फिर से जुड़ जाते हैं, एंड लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ मैनी सोशलिस्ट पार्टीज। और इसी एक सोशलिस्ट पार्टी से बहुत सारी सोशलिस्ट पार्टीज बनती हैं, विच इंक्लूडेड द किसान मजदूर प्रजा पार्टी, द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी एंड संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। तो भाई एक ही सोशलिस्ट पार्टी से किसान मजदूर प्रजा पार्टी बन जाती है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बन जाती है, एंड संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बन जाती है। तो स्प्लिट और यूनियंस इसी सोशलिस्ट पार्टी से होते रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अब हम बात करेंगे, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। ध्यान से देखना है भाई क्या होता है। In the early 1920s, communist groups emerged in different parts of India, taking inspiration from the Bolshevik Revolution in Russia। देखो भाई 1917 में एक रिवॉल्यूशन होती है, उसको जाना जाता है बोल्शेविक क्रांति, या फिर अगर हम बात करें उसी क्रांति के बारे में, तो उसी को हम जानते हैं भाई रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया के नाम से। रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया, रशिया की कैपिटल दोस्तों मॉस्को, ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1917 में क्या हुआ भाई, वहां पे एक रिवॉल्यूशन होता है, उस रिवॉल्यूशन से इंस्पिरेशन लेके 1920s के जो मतलब शुरुआती साल थे इस दशक के, तो कम्युनिस्ट ग्रुप इमर्ज्ड होते हैं इंडिया के वेरियस पार्ट्स में, ठीक है। किससे इंस्पिरेशन लेके, 1917 की रशियन रिवॉल्यूशन से इंस्पिरेशन लेके भारत में भी कुछ कम्युनिस्ट ग्रुप, कुछ वामपंथी ग्रुप क्या होते हैं, उनका उद्भव होता है। In 1951, the Communist Party abandoned the path of violent revolution and decided to participate in the approaching general elections। देखो भाई, ये लोग वायलेंस का सहारा लेते थे, इनको लगता था कि मारने से, काटने से, पीटने से क्या होता है, सॉल्यूशन निकल जाएगा, ये वही क्रांति वाला काम करते थे। लेकिन भाई
1951 में जो सीपीआई था, कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये क्या करती है भाई, ये अपना रास्ता छोड़ देती है हिंसा वाला, वायलेंस वाला, एंड डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द अप्रोचिंग जनरल इलेक्शंस। और भाई ये डिसाइड करते हैं कि हम भी सामान्य जो चुनाव होते हैं, जनरल इलेक्शंस जो होते हैं, आम चुनाव जो होते हैं, उनके थ्रू ही कॉन्टेस्ट करेंगे, अभी हम उनके थ्रू ही अब लड़ाई अपनी लड़ेंगे। ए के गोपालन, एस ए डांगे, ई एम एस नंबूद्रीपाद, ये वही है भाई जो सीएम थे, जो हमने पढ़ा था ना अभी, ये सीएम बने थे कहां पे, केरला। पीसी जोशी, अजय घोष एंड पी सुंदरैया वर अमंग द नोटेबल लीडर्स ऑफ द सीपीआई। तो भाई कई बार ऐसा भी क्वेश्चन हो जाता है कि नोटेबल्स लीडर्स के नाम दे दिए जाते हैं। और क्वेश्चन देखो बच्चों, आपको ना जब भी आप पढ़ना है, आपको एक चीज को ध्यान रखना है, ठीक है, एक आध बार खुद को फील करना है कि मैं एग्जामिनर हूं और मैं कैसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं, ठीक है। पढ़ते पढ़ते ये भी ध्यान रखना है कि भाई आपको खुद ये इमेजिन करना है कि मैं खुद ही मैं एग्जामिनर हूं और भाई मेरा काम है एग्जाम बनाना, पेपर बनाना, तो मैं कैसे क्वेश्चन पुट करूंगा। तो भाई जैसे वो ए के गोपालन एक नाम दे देगा, ऐसे डांगे दे देगा, ईएमएस नंबूद्रीपाद दे देगा, एक नाम डाल देगा वो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इनमें से वो वाज द नॉट द नोटेबल लीडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो आपको ये नाम जो लिखवाए हैं मैंने, इसमें पीपीटी में दिखा रहा हूं और मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनकी इंपॉर्टेंस को समझना है। द पार्टी वेंट थ्रू ए मेजर स्प्लिट इन 1964। और 1964 में भाई पार्टी में क्या हो जाता है, मेजर स्प्लिट हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। फॉलोइंग द आइडियोलॉजिकल रिफ्ट बिटवीन सोवियत यूनियन एंड चाइना। देखो दोनों की विचारधारा लगभग एक सी थी, ठीक है, लेकिन अब चाइना और भाई सोवियत यूनियन के बीच में भी क्या हो जाता है, आइडियोलॉजिकल रिफ्ट हो जाता है, ठीक है, विचारधारा के रूप में उनमें भी कुछ कलेश हो जाता है छोटा सा। अब भाई कुछ चाइना को फॉलो करते हैं यहाँ के कम्युनिस्ट, कुछ रशिया को फॉलो करते हैं, तो क्या होगा अब, द प्रो सोवियत फैक्शन रीनेम्ड एज द रिमेन्ड एज द सीपीआई। तो जो सीपीआई रहते हैं वो रहते हैं जो सोवियत यूनियन को, जो प्रो सोवियत यूनियन थे, जो सोवियत यूनियन को अपनी इंस्पिरेशन वहां से इंस्पिरेशन लेते थे, ठीक है, वो रहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। वाइल द अपोनेंट्स फॉर्म द सीपीआईएम, ठीक है, और ये भाई मार्क्सवादी करके, सीपीआई मार्क्सवादी, सीपीआई एम करके ये अपनी पार्टी अलग से बना लेते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट भाई। अब हम बात करेंगे दोस्तों भारतीय जनसंघ की, ठीक है, भारतीय जनसंघ की। The भारतीय जनसंघ was formed in 1951 with श्यामा प्रसाद मुखर्जी as its founder president। देखो भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या करते हैं, 1951 में एक पार्टी का गठन करते हैं और उसका नाम रखा गया था भारतीय जनसंघ। और इसी पार्टी से जो हमारे अभी सब रूलिंग पार्टी है, जो अलायंस में मेजर पार्टी है भाई, ठीक है, वही बीजेपी, यही इसी पार्टी से उसकी रूट्स जो है वो इसी जनसंघ से निकलती। इट emphasized the idea of one country, one culture and one nation and believed that the country could become modern, progressive and strong on the basis of Indian culture and traditions। अब ध्यान से समझना है दोस्तों, देखो ये जो भारतीय जनसंघ है ये किसके ऊपर जोर देते हैं, ये जोर देते हैं भाई आइडिया ऑफ वन कंट्री, एक देश, ठीक है, एक कल्चर और एक ही राष्ट्र के ऊपर, ठीक है, राष्ट्र और देश, कंट्री एंड नेशन। दोस्तों इसको भी थोड़ा समझना है, ठीक है, कंट्री एंड नेशन भी हम इसको कॉमनली ऐसे यूज कर देते हैं, लेकिन इनमें भी कुछ फर्क होता है, ठीक है, नेशन में और कंट्री में कुछ फर्क होता है। And believed that the country could become modern, progressive and strong on the basis of Indian culture and tradition। उनका मानना क्या था कि एक ही देश हो, जैसे भाई कश्मीर में अलग से कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता था, तो इस जनसंघ का एक ही नारा रहता था, एक देश, एक विधान, एक निशान। फ्लैग अलग था कश्मीर का, पहले जम्मू एंड कश्मीर का। तो ये पार्टी जनसंघ से शुरू करके भारतीय जनता पार्टी जो भी रूलिंग पार्टी है वहां तक आती है एक आइडियोलॉजी को लेके, और वो आइडियोलॉजी इनकी जो थी वो क्या थी, वन कंट्री, वन कल्चर, वन नेशन, वन फ्लैग। तो कश्मीर में क्या था, अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था, अलग से फ्लैग था। तो इनकी एक ही मांग रहती थी कि एक देश, एक विधान, मतलब एक सा कानून हो, एंड एक निशान, जो झंडा है, जो
ट्राइकलर है वो ही हमारा क्या होना चाहिए भाई, वो एक ही झंडा हमारा होना चाहिए, मतलब पूरे देश में एक रूपता होनी चाहिए। और इन्होंने क्या, इनका मानना था कि भाई जो हमारी कंट्री है वो प्रोग्रेसिव बन सकती है, मॉडर्न बन सकती है, स्ट्रांग बन सकती है, इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को अगर हम साथ लेके चले तो। द भारतीय जनता पार्टी ट्रेसेस इट्स रूट्स टू द भारतीय जनसंघ, और ये मैं बता चुका हूं भाई, भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहीं से बनती है। जो बात कर लेते हैं अभी की जो सबसे बड़ी पार्टी है भाई, भारतीय जनता पार्टी, एंड दे आर क्लेमिंग दैट द बीजेपी इज द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड विद द मिक्स अराउंड 11 सीआर मेंबर्स। ठीक है, चलो भाई, दो नोटेबल लीडर्स रहे हैं इनके। एक का नाम रहा है, हमारे प्रधानमंत्री भी रहे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं भाई लाल कृष्ण आडवाणी। इसी जनसंघ की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए भाई अप्रैल 1980 में दोस्तों नई पार्टी बनती है जिसका नाम रखा जाता है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे स्वतंत्र पार्टी के बारे में। तो स्वतंत्र पार्टी वाज फॉर्म्ड इन अगस्त 1959। द पार्टी वाज लेड बाय ओल्ड कांग्रेसमैन, ठीक है, बूढ़े कांग्रेसी जो थे वही थे इसमें भाई, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा एंड मीनू मसानी। देखो भाई, कुछ पुराने कांग्रेसी ही मिलके एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम रखा जाता है भाई स्वतंत्र पार्टी। नाम रखा जाता है दोस्तों स्वतंत्र पार्टी। The party was critical of the development strategy of state intervention in the economy, centralized planning, nationalization, and the public sector. It instead favored expansion of a free private sector. और ये जो स्वतंत्र पार्टी थी, इसके जो लीडर्स थे, तो उनकी आइडियोलॉजी क्या थी कि भाई जो पार्टी है was critical of the development strategy of state intervention, कि स्टेट का मतलब राज्य की इकोनॉमी में, ठीक है, प्लानिंग में, नेशनलाइजेशन में, पब्लिक सेक्टर में क्या नहीं होना चाहिए भाई, इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। एंड दे इंस्टेड फेवर्ड एक्सपेंशन ऑफ फ्री प्राइवेट सेक्टर, वो एक मुक्त निजी क्षेत्र को क्या करते थे भाई, ज्यादा जोर उसके ऊपर देते थे। तो भाई देखते हैं भाई, ये था हमारा एरा ऑफ पार्टी डोमिनेंस। इसमें हमने कवर किया भाई चैलेंज जो आए थे नेशनल बिल्डिंग डेमोक्रेसी में। उसके बाद हमने जो कवर किया फिर भाई कांग्रेस का जो डोमिनेंस रहा पहले 3 इलेक्शंस के अंदर, ये सब हमने कवर किया। फिर भाई कम्युनिस्ट विक्ट्री जो होती है पहली केरला में 1957 में, ईएमएस नंबूद्रीपाद जो वहां के सीएम बनते हैं, फिर वहां पे एक फ्रीडम लिबरेशन स्ट्रगल चलता है। फिर हमने डिस्कस किया भाई नेचर क्या था भाई कांग्रेस के डोमिनेंस का, वर्ल्ड के डोमिनेंस की, जो वर्ल्ड की अन्य पार्टियों का डोमिनेंस था उससे अलग था, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक वे में जीत के आते थे कांग्रेस वाले। ठीक है, कांग्रेस क्या है, एक छतरी की तरह, एक छाते की तरह काम करती है, उसके अंदर बहुत सारी विचारधारा थी, कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं जिनको फैक्शंस कहा जाता है। उन्हीं गुटों को जो कांग्रेस में रह के ही अलग अलग विचारधारा के गुट बन गए थे उनको फैक्शन कहा गया। फिर हमने भाई कवर किया इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज। तो अपोजिशन पार्टीज में कौन कौन सी पार्टीज को हमने देखा दोस्तों, सोशलिस्ट पार्टी को देखा। सोशलिस्ट पार्टी का स्प्लिट हो जाता है, कई सारी पार्टी बन जाती है, जैसे किसान मजदूर प्रजा पार्टी, द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। उसके बाद हमने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को पढ़ा। जब चाइना और सोवियत यूनियन का स्प्लिट हो जाता है, आइडियोलॉजिकल स्प्लिट हो जाता है, रिफ्ट आ जाती है उनके बीच में, तो भाई जो सोवियत यूनियन वाले थे वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रख लेते हैं, और जो अपोजिशन वाले थे, जो चाइना के फेवर वाले थे, वो सीपीआई एम रख लेते हैं। फिर हमने भाई भारतीय जनसंघ के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा ये बीजेपी के बारे में भी पढ़ लिया, जिसके अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम है भाई जेपी नड्डा, जेपी नड्डा। और अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाए, उनका नाम है भाई मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये आपको ध्यान रखना है। चले भाई, तो दोस्तों मन लगा के भाई पढ़ाई करनी है, ठीक है। फिर बोल रहा हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको करना है, रिवीजन करते रहना है भाई, ठीक है भाई और बहनों, रिवीजन आपको करते रहना है। मिलते हैं फिर भाई एक नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।